नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। बिहार की राजनीति में जब से तेजस्वी ब्रेक के बाद कमर कसकर मैदान में उतरे हैं, लगता है राजनीति में बचा है आरक्षण नाम केवलम। जेडीयू को तेजस्वी ताना मार रहे कि बीजेपी के साथ क्यों खड़े हैं, जब केंद्र में उनकी सरकार जेडीयू की बदौलत खड़ी है तो 9वीं अनुसूची में शामिल कराने में दिक्कत क्यों है। वार तो तेजस्वी बीजेपी पर करने से भी नहीं चूक रहे और आरक्षण विरोधी बताते हुए बिहार के 65% आरक्षण के प्रयास को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल कर कारगर करने की चुनौती दे रहे हैं। यानी दोनों सहयोगियों के लिए तेजस्वी असहयोगात्मक माहौल बना रहे ताकि आरक्षण की आंच में दोस्ती की दीवार दरकाई जा सके। ऐसे में क्या 65 के बहाने सधेगा 2025? सवाल तो पूछेंगे, पर पहले देखिए चल क्या रहा। आरक्षण को 9वीं अनुसूची में क्यों नहीं डाला चाहती है तो भाजपा के लोगों को तो पहले बताना चाहिए कि जो आरक्षण पे हम लोगों ने बढ़ाया उसको 9वीं अनुसूची में क्यों नहीं डाल रहे, क्या कारण है। और बिहार में आपने वादा किया था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दीजिएगा, तो उसका क्या हुआ। कितनी बार तेजस्वी को जवाब दें। आप कितना बार बोल चुके हैं और आपको कितना बार जवाब दिया जा चुका है। तो या तो आपका अगर दिमागी तौर पे अगर आप इस बात को ध्यान नहीं रख पा रहे हैं तो इसका जवाब कौन रोज रोज देता रहेगा। बेकार है विपक्ष का विवाद। देखिए, अनावश्यक विपक्ष विवाद पैदा कर रहा है। हम लोगों ने 65% आरक्षण दिया सर्वे के बाद, जिसको हाई कोर्ट ने रद्द किया। हाई कोर्ट के रद्द करने के बाद सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपील की है, जिसकी सुनवाई होना बाकी है। परिपक्व नहीं है तेजस्वी। तेजस्वी यादव उल्टा सोच करते हैं। जनता के हित में तो कोई अच्छा बात बोलते नहीं है, केवल अभी जुआ है और सोच भी उनकी जुआ की तरह है। परिपक्वता तो है नहीं। जिस दिन परिपक्व तेजस्वी यादव हो जाएंगे तब परिपक्वता की तरह बात बोलेंगे। चाचा भतीजे ने गड़बड़ाया। बिहार में 67% आरक्षण को जो खत्म किया गया चाचा भतीजे के कारण, क्योंकि टेक्निकली लोग देखे नहीं। कैबिनेट और जो क्लोजर है हाउस के बाद जो पास करके भेजते हैं, तो किसी भी कीमत पर हाईकोर्ट नहीं निर्णय ले पाते। 65 के बहाने सधेगा 2025। जिस तरह से तेजस्वी यादव आरक्षण के मुद्दे पर टिक गए हैं, ऐसा लगता है कि अब ये मुद्दा तेजस्वी यादव चुनाव तक खींच कर ले जाएंगे और चुनाव में इसे एक प्रभावशाली मुद्दा बनाएंगे अगर सत्ताधारी एनडीए इसे फिर से लागू कराने में कामयाब नहीं होती है तो। सवाल तो पूछेंगे और सवाल का जवाब देने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। आरजेडी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए प्रमोद सिन्हा जी हैं और बीजेपी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए अरविंद कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल तो अरविंद जी आप ही से, क्योंकि सवाल बीजेपी पर ही उठाया जा रहा है कि बिहार ने तो सर्वसम्मति से प्रस्ताव केंद्र को भेजा था, लेकिन केंद्र में जो सरकार है बीजेपी की, वो आरक्षण विरोधी सरकार है और उसने इसे अटका दिया। दीपक जी, समझना पड़ेगा इसको 3 चरण में। एनडीए सरकार हमेशा आरक्षण का पक्षधर रहा है और आप याद करेंगे कि आज नहीं, जब कर्पूरी जी को भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से गद्दी मिली थी, उस समय भी हमने आरक्षण का समर्थन किया था। और समय समय पर जब भी आवश्यकता पड़ी है तो भारतीय जनता पार्टी आरक्षण के पक्षधर रहा है। पिछले बार बिहार के दोनों सदनों से बिल को पारित करा जी बिहार ने अपनी मंशा साफ कर दी थी कि बिहार में आरक्षण की सीमा 50 से 65 हो जाएगी जी। अब तेजस्वी जी का बयान आपके चैनल के माध्यम से मैं सुन रहा था, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, बिहार की जनता भोली भाली है और बहुत संवैधानिक चीज़ों को समझ नहीं पाती है जी। जब तेजस्वी यादव खुद नहीं समझ पाते हैं और केवल
बयान देना, वैसे बयान जो जनता को भड़काऊ हो। तो इससे तो कोई बिहार वासी को या उन्हें जिन्हें आरक्षण का लाभ मिल रहा है उनको सिर्फ दिग्भ्रमित करना है। देखिए, जब सदन से पास हुआ तो पटना उच्च न्यायालय में कुछ लोगों ने इसकी चुनौती दी थी। पटना उच्च न्यायालय में सुनवाई चल रही थी, पटना उच्च न्यायालय का फैसला आया जिसमें 65% आरक्षण को रद्द कर दिया। तो ये तो बड़ा हास्यास्पद है कि तेजस्वी जी, आप सदन में विपक्ष के नेता हैं और आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि जब पटना उच्च न्यायालय ने अगर उसको रद्द कर दिया तो ये 9वीं अनुसूची में नहीं जा सकती है। ये इन्हें कौन समझाएगा? दुर्भाग्य है बिहार में कि अशिक्षित लोग गद्दी पर आ जाते हैं और भोली भाली जनता को भड़काकर मुद्दों को हवा देते हैं ताकि उनको सिर्फ वोट मिल जाए, उससे जनता की कोई भलाई नहीं होने वाली। अरविंद जी, आप तकनीकी पहलू पर बात कर रहे हैं और ये स्पष्ट कर रहे हैं कि अगर पटना हाईकोर्ट ने इसको असंवैधानिक करार दे दिया है तो 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। तो अगर ऐसा है तो फिर मतलब 65% आरक्षण का बिहार सरकार का सपना अब साकार नहीं होने वाला। मतलब 65% का जो हवा खड़ा किया गया था वो बेकार था। नहीं दीपक जी, देखिए, हम लोगों ने जातीय जनगणना कराकर, एनडीए सरकार ने, नीतीश जी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, और उसने जातीय जनगणना कर हमने एक फार्मूला तैयार किया था और उस फार्मूले के तहत हमने आरक्षण देने का काम किया था। इसमें तो आरजेडी का या उनके कोई रोल नहीं था, हमने दिया। अब उच्च न्यायालय ने, तो सरकार इतना सजग है कि उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ हमने सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर किया है। सर्वोच्च न्यायालय में जब अपील जल्दी सुनवाई की आस नहीं थी तो हमने एक इंटरलोक्टरी एप्लीकेशन डाला कि इसको जल्दी सुन के कम से कम जो पटना उच्च न्यायालय का आदेश है, फैसला है, उसको तत्काल स्थगित किया जाए जब तक कि उच्चतम न्यायालय में इसकी सुनवाई नहीं हो जाती है। उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट कहा कि नहीं, मैं इसकी सुनवाई करूंगा। तो सरकार इतना सजग है कि पटना उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में गई हुई है। अब इससे ज्यादा तो कोई नहीं कर सकता है और ये उच्चतम न्यायालय को देखना है। उच्चतम न्यायालय का जो फैसला होगा वो सर्वमान्य होगा। चलिए, क्या वाकई इससे ज्यादा कोई कुछ नहीं कर सकता है? प्रमोद जी की एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं। प्रमोद जी। नहीं, एक प्रतिक्रिया नहीं, बहुत सारी बातों को बिल्कुल बोलिए। भाजपा के प्रवक्ता ने कहने का काम किया। अब देखिए, जातीय जनगणना, इनकी मंशा को मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, इसलिए कुछ बातों को रखना बहुत जरूरी है जी। आप देखिए कि लगातार जो है 1931 के बाद 2011 में जातीय जनगणना हुई थी, लेकिन उसके रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया था। रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग राष्ट्रीय जनता दल लगातार करते रहे। उसके बाद देखिए, जब रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया तो जातीय गणना देश स्तर पर हो, इसकी मांग राष्ट्रीय जनता दल लगातार करते रही। और बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हम लोगों ने कहने का काम किया कि राष्ट्रीय स्तर पर इसकी हो, जिसकी पहल जैसे किया जाए। तो बिहार से सर्वदलीय सभी दल के लोग जैसे गए। अब बीच में अब हम बात कह लेंगे, करना चाहूंगा, बात कह लेंगे, मैं बीच में नहीं आऊंगा। मैं कहता हूं कि आंकड़े सार्वजनिक किया गया है। नहीं, आप जातिगत जनगणना के आप कह रहे हैं नहीं किया है, ये झूठ बोलने का काम है। फिर वही बात, जातीय जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक और पोर्टल पर डाला गया है। बात को एक बात का मैं जवाब दे रहा हूँ। ये जातीय गणना जो बिहार सरकार ने कराया है, उसका सर्वे की रिपोर्ट के बारे में आप बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं जो 2011 में सेंसेक्स के साथ जो जनगणना हुई और जो जातीय कॉलम जोड़ा गया, उसकी मैं बात पहले तो उसमें तो कहा जा रहा है ना, कई कॉलम्स को लेकर खामियां थी, जातियों को लेकर खामियां थी, इसलिए नहीं किया गया। दीपक जी, अभी मैं अपनी बात को पूरा नहीं कहा। बिल्कुल, आपको मौका दे रहे हैं। आप जब केंद्र सरकार ने, जब बिहार के तमाम दलों ने केंद्र सरकार से आग्रह किया, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से जब आग्रह किया, तो उन्होंने साफ और स्पष्ट रूप से डिनाई करने का काम किया कि हम केंद्र स्तर पर जातीय जनगणना नहीं कराएंगे। तब बिहार सरकार ने अपने खर्चे पर जातीय जनगणना कराने का काम किया, गणना कराने का काम किया, और महागठबंधन की सरकार थी। ये इन्होंने कहा कि हम लोगों ने कराया। प्रमोद जी, क्यों कराया गया? अब इस पे आने, वो सब हम समझ गए, क्यों कराया गया, अब उस पे आ जाइए। मनसा को स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। नहीं, उसके मुखिया कौन थे? मुखिया, आप सुन लीजिए बात। ये प्रेशर शुरू से हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने देने का काम किया। जातीय गणना हुई, मुखिया थे तो 2020 के चुनाव के बाद 2 साल आप लोगों की सरकार रही, क्यों नहीं आपने करा लिया?
लेकिन जब हमारे महागठबंधन की सरकार 9 अगस्त 2022 को बनी, उसके बाद ये सारी चीजें हुई। जातीय गणना हुई, जातीय गणना के आधार पर जो रिपोर्ट आया उसमें आप देखिए कितनी भयावह तस्वीर बिहार की आई। 94 लाख परिवार जो है उनकी मासिक आय जो है 6,000 रुपया से कम है, यानी कि बिहार की 33% जो है वो आबादी है। अब ये कह रहे हैं, उसके बाद देखिए लगातार ये नवंबर दिसंबर की बात है और हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी लगातार बिहार के तमाम जनसभाओं में जो लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने जाने का काम किया और जनता के बीच बोलने का काम किया, उन्होंने लगातार एक तो बिहार सरकार से प्रस्ताव भेजा गया 9वीं अनुसूची में इसको डालने के लिए, और दूसरा जनता के बीच भी लगातार वो मांग करते रहे कि केंद्र सरकार इसको 9वीं अनुसूची में शामिल करे। अगर पहले से 9वीं अनुसूची में इसको शामिल कर लिया जाता तो क्या पटना मामला कोर्ट में नहीं जाता, रद्द करती? ये मैं पूछना चाहता हूं। तो इनकी मंशा तो साफ और स्पष्ट है। आप देखिए जब जातीय गणना भी हो रही थी बिहार में तो केंद्र सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल को इन लोगों ने खड़ा करने का काम किया था, और यहाँ पर कहते हैं कि हम आरक्षण के हिमायती हैं। चलिए, तो मंशा आप दिखा रहे हैं प्रमोद जी। हमारे साथ जेडीयू का पक्ष रखने के लिए मनीष यादव जी भी जुड़े हुए हैं, एक बार उनकी भी बात सुन लेते हैं। मनीष जी, मंशा ही नहीं थी गरीब पिछड़े का भला करने की, सिर्फ एक दिखावा करना था, प्रमोद जी ये आरोप लगा रहे हैं। धन्यवाद दीपक जी। देखिए, जहां तक आरक्षण का सवाल है, इस आरक्षण को जो हमारे नेताजी जब आदरणीय नीतीश कुमार जी जब प्रस्ताव लेके आए थे, उस वक्त तो राजद हमारे साथ नहीं थे, राजद तो विपक्ष में थे। चाहे वो विधानमंडल में लेकर आए, उसके बाद चाहे वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी से जब मिलने गए थे तो उस समय भी राजद विपक्ष में था। तो राजद और आरक्षण, ये आरक्षण तो केवल अपने परिवार के आरक्षण की बात करते हैं, इन्हें पिछड़ा और अति पिछड़ा दलित से क्या मतलब है। आज तो इस आरक्षण की बात हो रही है, जातीय गणना की बात हो रही है। हमारे नेता महिलाओं को पंचायत में आरक्षण, सरकारी नौकरियों में आरक्षण, अति पिछड़ा को पंचायत नगर में आरक्षण। तो हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी तो आरक्षण के सच्चे हितैषी है, और ये पूरा क्रेडिट आदरणीय नीतीश कुमार जी का है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता है, जब आदरणीय लालू प्रसाद जी बिहार के मुख्यमंत्री थे, आदरणीय राबड़ी देवी जी बिहार के मुख्यमंत्री थी, तब ये सब कार्य क्यों नहीं करा पाते? कोई नहीं करा पाया। लेकिन हमारे नेता नीतीश कुमार जी जब से बिहार के बागडोर संभाले हैं, तब से वो लगातार आरक्षण के पक्ष में है। अति पिछड़ा को आरक्षण, पंचायत में देना, नौकरियों में देना, महिलाओं को आरक्षण, वो हमेशा इसके सच्चे हितैषी हैं। वो मनीष जी लगातार इसके आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। उसका इसके लिए अगर कर रहे हैं। काट होगा तो प्रमोद जी उसके काट भी रखेंगे हमारे इस मंच पर। प्रमोद जी आ रहे हैं आपके पास, लेकिन जिस तरह से मनीष जी ये कह रहे हैं कि आरजेडी को समझ नहीं आ रहा है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि जब सारे पैतरे फेल हो गए तो ये दिखावा करने की क्या आवश्यकता थी। आरक्षण का जितना कोटा देकर आप जितनी बार सत्ता में बने रह सकते थे उतना संभव हो चुका था। अब एक बार फिर से सत्ता में बरकरार रहें, इसका ये प्रयास था जो फेल हो गया कोर्ट में। नहीं, मैं आपको बात कर रहा हूं। देखिए, ये मामला कोर्ट का है, कोर्ट का हम कोर्ट के नहीं, मामला जनता का है। सरकार ने उसमें पहल की जो कोर्ट में खड़ा नहीं रह पाया, मतलब आपने कुछ गलती की। हमारी सरकार की मंशा स्पष्ट साफ है, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं। आपको मैंने पहले भी क्या कि हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी जैसे ही सरकार में आए, पंचायत में आरक्षण, नौकरियों में आरक्षण, वो शुरू से आरक्षण ये 65% पे आते हैं, वो तो जनता देख रही है, उससे लाभान्वित हो रही है। मैं उसी पे आ रहा हूं। हमारी सरकार ने पूरे देश में एक मिसाल कायम किया है। जातीय गणना कराकर अपने पैसा, सरकार बजट से पैसा खर्च करा के जातीय गणना कराया, उसका रिपोर्ट कराया, उसके साथ ही ना रिपोर्ट पेश किया, उसके साथ ही साथ आरक्षण का दायरा भी बढ़ाया, और पूरे बिहार में जो 94 लाख परिवार की जो आर्थिक स्थिति है उन्हें भी 2-2 लाख रुपए देने की हमारी सरकार ने घोषणा की। लेकिन मामला कोर्ट में गया, कोर्ट ने यह निर्णय लिया, उसे खारिज किया। उसके बाद भी हम बैठे नहीं हैं। हम यहाँ तो कैबिनेट से पास करा के 9वीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए हम लोग कब का भेज चुके हैं। तेजस्वी जी तो अब जागे हैं, तेजस्वी जी तो अब जागे हैं। अब जो मनीष जी है ये तो अब जागे हैं। बिल्कुल, हम इस बात को आगे जारी रखेंगे। बात कर रहे हैं, इनका तो कोई मामला ये 9वीं अनुसूची वाला जो मामला उलझ रहा है, अरविंद जी ने भी उस पर अपनी बात रखी, मनीष जी आप भी उस पर अपनी बात रख रहे हैं, प्रमोद जी भी कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो प्रमोद जी की राय जानेंगे, और फिर अरविंद जी ने जो तकनीकी पहलू बताया है उसके आधार पर मनीष जी का तर्क कितना खरा या कितना खड़ा हो पाता है ये बताएंगे आपको। बातचीत जारी रखेंगे, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो सीधे अपने मेहमानों के पास चलते हैं, प्रमोद जी से जानते हैं। प्रमोद जी, 9वीं अनुसूची का हवाला दिया जा रहा है, ये कह रहे हैं कि आपको पता नहीं था,
राज्य सरकार ने पहले ही केंद्र को प्रस्ताव भेज दिया था, आप बस मुद्दे पर सियासी माइलेज ले रहे हैं। देखिए दीपक जी, अभी मनीष जी ने दो बातें कही, दोनों बातें पर हम इनके ज्ञान को थोड़ा बढ़ाना चाहते हैं, ज्ञान में थोड़ा सा कहीं करेक्शन करने की जरूरत है। इन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार से आग्रह किया गया था। ये प्रस्ताव तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी के पास ले गए थे और बिहार का जो सभी दल के लोग, मैं कह रहा हूँ उसमें भारतीय जनता पार्टी भी है, बिहार के तमाम दल के लोग केंद्र सरकार से आग्रह किया था कि इस देश स्तर पर जो है जातीय जनगणना हो। एक बात। दूसरी बात जो अभी आपने भी सवाल किया और मनीष जी जो बोल रहे थे, ये महागठबंधन की सरकार में ही ये जो बोल रहे हैं कि कैबिनेट से स्वीकृति प्राप्त करवा करके पास करा करके केंद्र में भेजा गया, तो वो महागठबंधन की ही सरकार थी। ये अभी ये बात बोल रहे हैं कि नहीं, उस समय हम लोग को जानकारी प्रधानमंत्री जी से हमारे नेता गए थे मिलने। अरे सुनिए ना, मनीष जी नहीं, उसमें आप जो बात उस समय हमारे साथ थे, जबरदस्ती क्रेडिट लेने की हर बात दोनों दो बात है। मैं तो वही कह रहा हूँ, जब आप सरकार में थे, जब आप फुल फ्लेज में थे, तब क्यों नहीं करवा दिया? नौवीं अनुसूची की आदरणीय बात तेजस्वी माता और पिता दोनों बिहार के मुख्यमंत्री थे, उस वक्त आप नहीं करा पाते हैं। लेकिन जब हमारे नेता सही गलत हो जाएगा, आप विपक्ष में थे, जबरदस्ती। देखिए मनीष जी, प्रमोद जी, एक सेकंड, क्रेडिट किसी को नहीं मिलेगा अगर ये 65% वाला आरक्षण का प्रावधान। दीपक जी, मैंने दो बातें कही। पहली बात जो ये कहे कि सर्वदलीय जो था उस समय मैंने कहा कि उस समय नेता प्रतिपक्ष थे, हमारे नेता उस समय जो है माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किए थे और सर्वदलीय जो टीम गई थी केंद्र सरकार में। एक चीज समझा लीजिए मनीष जी, दूसरी बात, एक सेकंड, हम जो बोल रहे हैं एक चीज समझ लीजिए, नीतीश कुमार जी का विजन था। और विजन कहां से आ जाएगा नीतीश कुमार जी का? अरे भाई, आपको जानकारी के लिए बता दें, कैबिनेट में जो स्वीकृति के लिए भेजा गया 9वीं अनुसूची में, वो महागठबंधन की सरकार ने ही भेजने का काम किया है। इस बात की जानकारी रखिए। सिर्फ यहाँ पर आकर के बोल देने से सच्चाई छुप नहीं सकती है। क्या इसलिए बीजेपी ने उसमें अड़ंगा लगा दिया? अरविंद जी, बीजेपी तो साथ थी। नहीं, 9वीं अनुसूची में क्या अभी भी जो अड़ंगा लगा हुआ है, यहाँ से पास कर देने के बाद कोई खिलौना है या कोई ऑफिशियल ऑर्डर से 9वीं अनुसूची शामिल हो जाएगा? क्या ऐसा नहीं है। उसके लिए पूरी सदन होती है, दोनों सदन में चर्चा होती है और उस पर होती है। उसके पहले ही पटना हाईकोर्ट में रीट याचिका दायर हुई थी। अभी 240 में भी प्रस्ताव पास करा ले रही है, तब तो नहीं 9वीं अनुसूची में किसी भी एक्ट को लाना, ये फुल जब पार्लियामेंट चलेगी उसमें बहस होगा। एंड उसके पहले जब पटना उच्च न्यायालय में याचिका लंबित थी और यहाँ से जो बिहार सरकार की अधिसूचना था खारिज हो गई, तो 9वीं सूची में ये देखिए, इनके जवाब देने के लिए कुछ बनता नहीं है। अब केवल इस पर लंबी बहस की जाए। कानून अपना काम करती है, कानून न मेरे लिए है ना आपके लिए है। कानून संविधान में जो प्रावधान सरकार करती है ना। नहीं, बिल्कुल। और तो वो सरकार जो केंद्र में जेडीयू के कांधे के सहारे लेकर खड़ी है, वो जेडीयू का एक काम नहीं कर रही है। आज तो सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है, ऐसा नहीं है। और ये भी मैं बताता हूं कि 9वीं अगर अधिसूचना में अगर इसको डाला भी जाता है, उसके बाद भी सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार है इसकी समीक्षा करने का। तो और अभी तो सब सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, तो धैर्य रखें। बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ रही है कि आरक्षण रहे, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। और आरजेडी और ये लोग अगर रोड पर कहते रहते हैं तो हमें लगता है कि इनकी जवाब देने का कहीं रोड पे नहीं, ये तो तैयार है कोर्ट में भी जाने के लिए। इनका मानना है कि सरकार अपना पक्ष सही तरीके से नहीं रख रही है। अभी नहीं रख रहे हैं तो इनको इंटरवेनर बनना चाहिए। क्यों नहीं बन रहे हैं? प्रमोद जी, क्या तैयारी है? बनना चाहिए। इनकी बात का जवाब देते हैं। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कहा है कि हम कोर्ट जाएंगे। ये कल परसों जो उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसी में ये सारी बातें अभी तक तो नहीं गए हैं। और सुन लीजिए, आइए पर सुनवाई हो चुकी है। सुन लीजिए ना सर, और अभी तक सुना जाए। ये कह रहे थे अभी लगभग 6 महीना से ज्यादा का वक्त हो गया, बिहार सरकार ने भेजने का काम किया, और इसके पहले क्या सेशन नहीं चला था क्या? दूसरी बात ये देखिए, बिहार इस बार जो है निर्णायक भूमिका में है और जनता दल यूनाइटेड की जो ताकत है, पहले तो भारतीय जनता पार्टी 14 और 19 में जो सरकार थी वो भारतीय जनता पार्टी की अकेले की सरकार थी। इस बार तो एनडीए की सरकार है और महत्वपूर्ण भूमिका में है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। आप देख लीजिए कि किस प्रकार से विशेष राज्य का दर्जा देते देते बिहार को विशेष पैकेज की घोषणा की है 58,000 करोड़ का, 1,65,000 करोड़ का, यानी 1,25,000 करोड़ और 40
हजार करोड़ रुपया का घोषणा जो है पहले हो चुका था। आप देखिए कि अगर 1,65,000 करोड़ रुपया क्या मिला जब महागठबंधन की सरकार थी, तब माननीय मुख्यमंत्री जी कई बार कहे कि कहाँ कुछ मिला है या मिलता है। चलिए मनीष जी से एक सेकेंड उसी को हम कंक्लूड कर दें एक लाइन में कि अगर ये लोग कह रहे हैं कि नहीं वो दिया गया, तो अगर दिया गया तो नीति आयोग की जो रिपोर्ट आई सतत विकास लक्ष्य, उसमें बिहार फिसड्डी क्यों है, अंतिम पैदान पर क्यों है? और जब 1,65,000 करोड़ रुपया का पैकेज पर बिहार का विकास नहीं हो सकता है, तो ये जो 58,000 करोड़ का ये जो दे रहे हैं और पुरानी योजनाओं को जो रिपैकेजिंग करके ये वो तो पिछली साल किसकी सरकार थी, उसने कितना काम किया उस आधार पे ना इस बार रिपोर्ट आई है। ये जो रिपैकेजिंग करके जो घोषणा किए हैं, तो ये सब ये जो बतला रहे हैं, जो एक्सप्रेसवे वगैरह जो विशेष राज्य का दर्जा देते देते पैकेज पे आ गए, तो ये तो 2022-23 में कई योजनाएं ऐसी हैं जो 2022 ठीक है, मतलब विशेष राज्य की बात पूरी नहीं हो रही, 9वीं अनुसूची की बात कहां से पूरी होगी? मनीष जी, ऐसा दोस्त किस काम का जो जरूरत के समय मदद के लिए खड़ा ना हो? तेजस्वी यादव का कहना है कि बीजेपी का साथ छोड़ देना अगर नहीं साथ दे रहे हैं आपका तो। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं तेजस्वी जी एकदम से झूठा हर चीज में क्रेडिट ले रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि उनके इसमें क्रेडिट वाली बात मैं आ रहा हूं बीजेपी आपके साथ मैं आ रहा हूं, मैं उसी पे दीपक जी आ रहा हूं। मैं अभी हमारे मित्र राजद के प्रवक्ता महोदय कह रहे थे कि तेजस्वी जी के कारण ये सब कुछ हो गया। तूने बताना चाहिए, मैं उसी बात पर आ रहा हूं कि आपके आदरणीय तेजस्वी जी के माता और पिता दोनों बिहार में 15 वर्ष तक शासन काल उनका रहा। क्या वो बताएंगे कि कौन से पिछड़ों के लिए आरक्षण लागू किए, कौन से बिहार में विकास का काम किए, कौन से विशेष राज्य का दर्जा का काम किए? मैं तो यहां इतनी बात तो छोड़ दीजिए, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को जिस पटना विश्वविद्यालय पहचान दिलाया, क्या कभी केंद्र में रेल मंत्री रहे तो कभी पटना विश्वविद्यालय के लिए एक बार कभी आवाज उठाया? नहीं उठाया। लेकिन ये जब विपक्ष में आते हैं तो झूठी क्रेडिट लेने का बात करते हैं। नौकरी हमारे नेता नीतीश कुमार जी का विजन, मनीष जी रोजगार, सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, सड़क हो, पुल हो, हर चीज हमारे नेता नीतीश कुमार जी का विजन। मनीष जी सवाल का जवाब नहीं दे रहे, विजन सब ठीक है, ऐसा विजन किस काम का जो किसी परिणाम तक ही नहीं पहुंच पाए? तेजस्वी ये कह रहे हैं ना कि ऐसे दोस्त किस लिए, जब दोस्ती का कोई फर्ज ही अदा ना कर रहे हो, आपका साथ नहीं दे रहे हैं, तो क्यों उनके साथ खड़े हैं? कह रहा हूं दीपक जी की तेजस्वी जी को नींद बड़ी देर से खुली है। मैं तो कब का कैबिनेट से इसे पास करा के भारत सरकार के यहाँ भेज दिया हूं। मामला वहां है, अभी तो कोर्ट में मामला चला गया है। कोर्ट में, हाई कोर्ट से हमारा जब मामला खारिज हुआ तो हम सुप्रीम कोर्ट में अपील में गए। हम बैठे कहां हैं? ये आज सोच रहे हैं, हम तो कब का इस मामला में उस पर काम कर रहे हैं। चलिए ठीक है, तो जबरदस्ती क्रेडिट लेने की बात कर रहे हैं ना। ठीक है, अरविंद जी की एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं। अरविंद जी, बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, कोर्ट आते हैं प्रमोद जी, कोर्ट कचहरी का चक्कर बहुत बुरा होता है, चप्पलें घिस जाती है फैसले आने में। क्या हम संभावना देख रहे हैं कि चुनाव से पहले या 2-4 महीने में कुछ हो पाएगा, या फिर ये जो 65 का छलावा है छलावा रह जाएगा? देखिए, संविधान से चलने वाला देश है और देश तभी सही रास्ते पर चलेगा जब संवैधानिक प्रक्रिया का अनुपालन होगा। सर्वोच्च न्यायालय सबसे उच्च न्यायालय है। हम सर्वोच्च न्यायालय में जल्दी सुनवाई करने के लिए बिहार सरकार ने इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन फाइल किया था, उसकी सुनवाई हुई एंड कोर्ट ने आश्वस्त किया है कि हम जल्दी इसको सुनवाई करेंगे और समझौता तारीख भी फिक्स कर दी है। इसलिए कोर्ट में है निर्णय विचाराधीन है, कोर्ट का निर्णय हमारे पक्ष में आना चाहिए। एक और छोटा सा तकनीकी चीज अरविंद जी, चूंकि आप उस पेशे से जुड़े हुए हैं, कानून के पेचीदगियों को अच्छी तरह से समझ रहे हैं, जो चीज एक कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया है, क्या दूसरा कोर्ट उसे किसी और आधार पर गौर करने लायक समझ सकता है? देखिए, अगर वो संवैधानिक प्रक्रिया के अधीन होगा तो निश्चित गौर करेगी, नहीं होगा तो खारिज होगा। चलिए प्रमोद जी, क्या कहेंगे, आखिरी प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, अभी मनीष जी बोल रहे थे कि 2005 के पहले की बात ये पूछना चाह रहे थे, तो पंचायत में 33% आरक्षण भी दिया गया था हम लोगों की सरकार में, शायद इनको जानकारी नहीं होगी। उसी को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 50% करने का काम किया। नहीं, लेकिन ये माननीय नीतीश जी की सरकार थी, उस समय 33% आरक्षण हम लोगों के सरकार में देने का काम किया था। सब लोग अपने अपने क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं और जनता तक जिस तरह से संदेश जाएगा वो जनता बेहतर समझ पाएगी। लेकिन फिलहाल तो एक कोशिश साफ तौर पर दिख रही है कि बीजेपी या एनडीए विरोधी खेमा इस कोशिश में है कि 65% आरक्षण जो बिहार में बढ़ाया गया है, बढ़ाकर किया गया है, उसका क्रेडिट एनडीए लेने की कोशिश कर रही है, उस पर फेल हुई है।
ये जनता तक संदेश पहुंचाने का कोशिश विपक्ष खेमा की ओर से की जा रही है। क्या ये कोशिश कामयाब होगी या फिर सरकार, बीजेपी और जेडीयू की सरकार, एनडीए की सरकार इस 65% आरक्षण के प्रावधान को बरकरार रखने में कोर्ट से आदेश निकलवाकर कामयाब होती है? चुनाव से पहले काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा ये। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए मनीष यादव जी, अरविंद कुमार जी और प्रमोद सिन्हा जी। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज़।